बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 डेट इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज़ के बाद फर्स्ट 4 जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो सॉल्व कर लिए थे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और 11 तक जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड तमाम हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था मैंने दो टॉपिक को, इक्विलिब्रियम और टार्क। इक्विलिब्रियम में हमने कहा था कि किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो जीरो हो जाए, नेट फोर्स जीरो हो जाए, या बॉडी के ऊपर लगने वाले जो टोटल टार्क है वो जीरो के क्लॉकवाइज टार्क एंटी क्लॉकवाइज टार्क के बराबर हो, तो बॉडी की उस वक्त जो स्टेट होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट। दूसरी बात स्टूडेंट का हमने कहा था कि टार्क क्या है कि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और बॉडी जो है फिक्स पॉइंट के गिर्द अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मोशन स्टार्ट कर दे, तो बॉडी की ऐसी मोशन को, ऐसे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हमने नाम दिया था टार्क। टार्क के लिए फोर्स का होना और अप्लाइड फोर्स का होना और मोमेंट ऑफ आर्म का होना ज़रूरी था। तो स्टूडेंट आज के जो हमारे पास जो टॉपिक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो इन दो टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट को हमारे पास फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से सैटेलाइट के ऊपर जो लगती है, एग्जर्ट होती है, वो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज सेंटर की तरफ होती है। डज दिस फोर्स एग्जर्ट टार्क ऑन सैटेलाइट। कहते हैं कि क्या ये जो फोर्स सैटेलाइट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है अर्थ की सेंटर से, क्या ये इस सैटेलाइट के अंदर किसी किस्म का कोई टार्क प्रोड्यूस करती है। आप एक्सप्लेन करेंगे क्या ये सेंटर से जो फोर्स, अर्थ के सेंटर से फोर्स जो सैटेलाइट के ऊपर लगती है, क्या ये सैटेलाइट के अंदर किसी किस्म का कोई टार्क प्रोड्यूस करेगी। तो स्टूडेंट आंसर नंबर 5 क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर नंबर 5 हमने कहा द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हमने कहा कि हमारे पास ये जो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ये ऑलवेज सेंटर ऑफ द अर्थ से हर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है और हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अर्थ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, कि ये जो सेंटर ऑफ अर्थ से जो फोर्स लगती है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की डायरेक्शन जो है ऑलवेज किस, ये अर्थ के सेंटर की तरफ होती है। और इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क ऑन सैटेलाइट, और ये टार्क किसी किस्म के टार्क सैटेलाइट के अंदर किसी किस्म का टार्क प्रोड्यूस नहीं करती। इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क ऑन सैटेलाइट। अब रीजन ये है, हम रीजन की तरफ जाते हैं। कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स passes through the center of earth and has a zero moment of arm। क्या कहते हैं कि ये जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन यानी इसका एक्ट करने का जो एक्सिस है, डायरेक्शन है, जो वो पास करती है, बस कहाँ से गुजरती है, पास थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ, वो अर्थ के सेंटर से गुजरती है। यानी फोर्स का, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होता है, सेंटर ऑफ अर्थ से होता है। एंड हैज जीरो मोमेंट आर्म, और यह फोर्स तो लगती है ऑब्जेक्ट के ऊपर लेकिन मोमेंट ऑफ आर्म इसका कोई भी नहीं होता। सो इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टार्क, जिसकी वजह से ये हमारे पास किसी भी किस्म का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सैटेलाइट के अंदर ऊपर टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट सपोज करते हैं कि मेरे पास ये अर्थ आ जाती है, ये अर्थ, ये मेरे पास अर्थ है और अर्थ के इर्द गिर्द मेरे पास जो होते हैं वो क्या मूव कर रहे होते हैं, यानी सैटेलाइट होते हैं। सैटेलाइट मूव करते हैं अर्थ की सरफेस के इर्द गिर्द, हमारे पास ये सैटेलाइट है। अब यहाँ से अर्थ के सेंटर से इस सैटेलाइट के ऊपर फोर्स लगती है। इस सैटेलाइट के ऊपर जब फोर्स लगती है तो इसकी डायरेक्शन, ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, टू इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। अब हमने जब टार्क को पढ़ा था तो टार्क हमने कहा था जो टार्क बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ आर्म के ऊपर भी करता है और दूसरी अप्लाइड फोर्स। सिर्फ फोर्स ही टार्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वहाँ पे बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सिस यानी मोमेंट ऑफ आर्म भी होना चाहिए। एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ एक्शन, जिस पॉइंट तक फोर्स लगे वहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, डेट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ आर्म। मोमेंट ऑफ आर्म भी होना चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट इस सैटेलाइट के ऊपर लगती है, फोर्स तो या इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और इसकी ये सेंट्रल फोर्स है, ये सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इस सैटेलाइट पे जहाँ पे फोर्स लग रही है यहाँ पे मोमेंट ऑफ आर्म नहीं है, आर की वैल्यू जो है वो क्या है, जीरो है। आर इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे इस केस में हमारे पास मोमेंट ऑफ आर्म नहीं है, आर की वैल्यू जीरो है।
तो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टार्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंट ऑफ आर्म और फोर्स का। लेकिन जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स सैटेलाइट के ऊपर एक्ट करती है तो इसमें आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। मोमेंट ऑफ आर्म कोई भी नहीं बन रहा होता, तो आर की वैल्यू जब जीरो है तो टार को अगर हम पुट करें तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एफ एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो डेट इज इक्वल टू जीरो। तो टार की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इस केस में हम कहेंगे कि सैटेलाइट के अंदर किसी किस्म का टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव टार्क प्रोड्यूस होगा ना ही नेगेटिव। वजह क्या है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स है, ये सैटेलाइट को अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है ओनली, और वहां पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। तो नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट कहता है कि कैन वी हैव सिचुएशंस इन विच एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कहते हैं कि क्या हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर ना हो, इक्विलिब्रियम की स्टेट में ना हो। इवन थॉट के हत्ता कि हमारे पास द नेट फोर्स ऑन इट इज़ जीरो, उसके ऊपर टोटल जो लगने वाली जो नेट फोर्सेज हैं वो जीरो हों। क्या ऐसा हो सकता है, गिव टू एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर करें। कहते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में ना हो, जबकि उसके ऊपर जो लगने वाली दो फोर्सेज हैं उन वो नेट फोर्सेज जीरो हों। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें विद टू एग्जाम्पल के साथ। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 6 में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आंसर नंबर 6 कहते हैं कि फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट के लिए मुकम्मल इक्विलिब्रियम की स्टेट में होने के लिए द फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। उसके लिए ये ज़रूरी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम की हालत में या स्टेट में है तो उसके लिए इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। पहली बात कि कंडीशन फर्स्ट ये है कि सम ऑफ फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, यानी उस सब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्सेज लग रही हैं एक्स एक्सिस से भी लग रही हैं वाई एक्सिस से भी लग रही हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये तमाम फोर्सेज जीरो हों। फोर्सेज जो हैं वो सम उनका जीरो, नेट फोर्सेज जीरो हों। दूसरी कंडीशन ये है कि बॉडी के अंदर जो टोटल टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो भी किसके बराबर हो, जीरो के, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क। ये दोनों कंडीशन कंप्लीट किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में होने के लिए इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। अब अगर वो कहता है कि अगर एफ समेशन एफ इज इक्वल टू जीरो, टोटल फोर्स बॉडी के ऊपर जो लगने वाली हैं वो तो जीरो हैं, एंड टा समेशन टा इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, यानी जो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर वो जीरो के बराबर ना हो, देन बॉडी विल नॉट इन स्टेट ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम। उस सूरत में हमारे पास जो बॉडी होगी वो बॉडी मुकम्मल तौर पे कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी टोटल फोर्स अगर बॉडी पे लगने वाली जीरो के बराबर आ जाए, लेकिन टार्क अगर जीरो नहीं आ रहा तो टार्क जीरो ना होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी को इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। टार्क भी उस पर जीरो आए, हम एंटी क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क हो, और टोटल लगने वाली एग्जर्ट होने वाली टोटल फोर्सेज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की जो टोटल फोर्सेज हैं वो भी जीरो हों। अगर ये इन दो में से फोर्सेज तो जीरो हैं, टार्क जीरो नहीं है, तो फिर भी बॉडी को हम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते। इसकी स्टूडेंट हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार नेट फोर्स इज जीरो। कि जब कहते हैं दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जब कार के स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम दो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं उनको अप्लाई करते हैं, तो इस केस में नेट फोर्स इज जीरो। नेट फोर्स तो स्टीयरिंग के अंदर जीरो हो जाती है। इट इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो लेकिन ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में फिर नहीं है, बिकॉज नेट टार्क इज नॉट जीरो, बिकॉज के हमारे पास इसमें जो नेट टार्क वो जीरो नहीं है। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमारे पास अगर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर हम दो फोर्सेस अप्लाई करते हैं, वो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हैं, लेकिन फोर्सेस तो जीरो हो सकती हैं, नेट फोर्स जीरो हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील भी रोटेट करता है, उसके अंदर वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं होता। इक्विलिब्रियम की स्टेट में इसलिए नहीं होता कि उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो जीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है, लेकिन बॉडी को कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होने के लिए सेकंड कंडीशन यानी सम ऑफ क्लॉकवाइज टार्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करना जरूरी है। स्टूडेंट हम एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कार स्टीयरिंग व्हील आ जाता है, ये कार का स्टीयरिंग व्हील है मेरे पास स्टूडेंट। अब यहाँ से हम इस व्हील के ऊपर यहाँ से फोर्सेस अप्लाई करते हैं हाथ की मदद से ऊपर की तरफ। इस फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ F1, और यहाँ से हाथ की मदद से हम इस स्टीयरिंग व्हील पे फोर्स अप्लाई करते हैं नीचे की तरफ डाउनवर्ड, डेट इज़ कॉल्ड फोर्स F2। मैं स्टूडेंट सपोज करता हूँ कि मेरे पास ये जो F1 है फोर्स ये 20 न्यूटन है, और ये जो F2 है ये मेरे पास ये भी 20
न्यूटन फोर्स है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 डेट इज इक्वल टू 0, 0 के बराबर है। नेट फोर्स तो 0 है लेकिन इसके अंदर फिर भी रोटेशन प्रोड्यूस होती है। वजह क्या है कि हमारे पास यहाँ पे टार्क है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एक्शन से लेकर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, दरमियाना पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ तक जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू R1, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है डेट इज इक्वल टू R2। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो टार्क 1 प्रोड्यूस कर देती है, और यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लग रही है F1, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट ऑफ आर्म और अप्लाइड फोर्स ये जो टार्क प्रोड्यूस कर देती है 2। दो टार्क हैं जो हैं, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, एक की डायरेक्शन नीचे की तरफ, एक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट नहीं करते, जिसकी वजह से टार्क जीरो ना होने की वजह से बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। फोर्सेस तो जीरो हैं इस केस में, स्टीयरिंग फोर्स अप्लाई ऑन स्टीयरिंग व्हील के केस में हमारे पास फोर्स तो जीरो थी, लेकिन हमारे पास टार्क जीरो नहीं था, इसलिए ये स्टीयरिंग व्हील जो है कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 2 भी देख लेते हैं। कहते हैं कि व्हेन पेडल्स ऑफ बाईसाइकिल आर रोटेटेड, कि ये हमारे पास बाईसाइकिल के जो पेडल होते हैं उनको हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो रोटेट करते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। उस केस में भी जो नेट फोर्स होती है वो 0 होती है, टोटल फोर्स सम फोर्स जो है वो 0 के बराबर आता है, बट नेट टार्क इज नॉट 0, लेकिन उस पर भी जो टार्क है वो 0 के बराबर नहीं आता, हेंस इट इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टार्क जो है वो 0 के हैं, टार्क इज़ नॉट 0, जिसकी वजह से टार्क 0 नहीं है, हेंस व्हील इज़ नॉट इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से व्हील ऑफ जो है बाईसाइकिल है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है। स्टूडेंट इसको हम एग्जांपल के थ्रू कंसिडर कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास सपोज के मेरे पास एक बाईसाइकिल का व्हील आ जाता है, इसके अंदर पेडल पे फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, ये मेरे पास बाईसाइकिल का हम व्हील कंसिडर करते हैं, यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ जब फोर्स अप्लाई करते हैं इतनी फोर्स इससे ऊपर की तरफ, लेकिन इस केस में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर की वैल्यू भी है और हमारे पास आर भी है और फोर्स भी है, और आर भी है तो फोर्स भी है, लेकिन टार्क भी प्रोड्यूस हो जाएगा, एक टार्क 1 की वैल्यू है और एक टार्क 2 है, तो इस केस में भी टार्क प्रोड्यूस हो जाते हैं, नेट टार्क 0 नहीं आ रहा, जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है, टार्क 0 नहीं आ रहा, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बाईसाइकिल के जो व्हील हैं वो हमारे पास कंप्लीट इक्विलिब्रियम में नहीं है, जबकि नेट फोर्स 0 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछते हैं स्टूडेंट, कहता है कि वाई डू टाइट रोप वॉकर कैरी ए लॉन्ग नैरो रॉड। कहते हैं कि हमारे पास ये जो टाइट रोप वॉकर होते हैं, जो लोग जो होते हैं सर्कस वगैरह में एक रस्सी के ऊपर वॉक करते हैं, चलते हैं, तो वो एक अपने साथ राड को क्यों लेकर चलते हैं। तो यानी आपसे पूछना ये चाहता है कि जब ये सर्कस वगैरह में लोग जो होते हैं वो एक हवा में एक रस्सी की लगी होती है, उस रस्सी के ऊपर चल कर जाते हैं और वो गिरते नहीं हैं, वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, और वो गिरते नहीं हैं, नीचे की तरफ गिरते नहीं हैं वो वॉकर जो होते हैं, और वो अपने साथ एक राड रखते हैं हाथों, दोनों हाथों में उनके पास एक राड होता है। कहते हैं कि ये राड की क्या रीज़न है, क्यों रखते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। तो स्टूडेंट इसकी बेसिक कंडीशन ये होती है कि वो अपने बैलेंस टू गेट द बैलेंस्ड कंडीशन एंड प्रिवेंट हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग रोप, वो अपने आप को बैलेंस कंडीशन में रखने के लिए और रस्सी से नीचे गिरने से बचने के लिए वो अपने आप के हाथों में एक रखते हैं, रॉड रखते हैं। स्टूडेंट इसको हम क्लियर करते हैं एग्जांपल के थ्रू। पहले हम देख लेते हैं आंसर नंबर 7 में कि ए टाइट रोप वॉकर, एक टाइट रोप वॉकर जो है जो रोप के ऊपर वॉक करता है, यूज लॉन्ग नैरो रॉड, वो एक लंबा सा हमारे पास रॉड यूज करता है फॉर गेटिंग बैलेंस्ड कंडीशन, किस चीज़ को हासिल करने के लिए, बैलेंस कंडीशन को, बैलेंस यानी स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए, बैलेंस कंडीशन को हासिल करने के लिए वो अपने हाथों में रॉड रखता है, एंड प्रिवेंट और बचाने के लिए हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग द रोप, वो अपने आप को रस्सी से नीचे गिरने से बचाने के लिए, प्रिवेंट बचाने के लिए, एंड बैलेंस कंडीशन को हासिल करने के लिए वो अपने हाथों में क्या रखता है, एक नैरो रॉड रखता है, एक रॉड रखता है। एग्जांपल हम इसकी कंसिडर कर देते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एग्जांपल में कहता है कि इफ वॉकर लीन्स टूवर्ड्स द राइट, अगर वॉकर जो है वो लीन टूवर्ड्स द राइट, वो राइट की तरफ झुक जाए, एंड प्रोड्यूस क्लॉकवाइज टार्क, तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाएगा, क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ही मूव द रॉड टूवर्ड्स द लेफ्ट, वो रॉड को क्या करता है, लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करता है, मूव करवाता है, टू प्रोड्यूस द एंटी क्लॉकवाइज टार्क, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या कौन सा टार्क प्रोड्यूस हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। वो जब वो गिर जाता है, वो अगर सपोज के वो लेफ्ट साइड की तरफ, वो क्या है, वो राइट साइड की तरफ अगर झुक जाए, लीन्स मीन के झुक जाए,
नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करे तो वो अपने हाथों से लेफ्ट साइड पे, रॉड की लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्लॉकवाइज जो टार्क प्रोड्यूस हुआ था, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड पे फोर्स अप्लाई करने से एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बोथ टार्क कैंसिल इफेक्ट ऑफ ईच अदर, दोनों जो टार्क हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे कि असर को, इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड ही विल इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसकी वजह से वो किस में रहेगा, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं इसके, सर्कस वगैरह में हमारे पास क्या होता है कि इस तरह से कोई शख्स होता है, वो हमारे पास एक रोप के ऊपर, जो एयर के ऊपर लटकी होती है, एयर में लटकी होती है, उस रोप के ऊपर चल कर जाता है और वो गिरता नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये कोई शख्स जो है चल रहा है और ये एयर के अंदर ये जो है हमारे पास रोप जो है वो बांधी हुई है, रस्सी बांधी हुई है एयर के अंदर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट आ जाते हैं बी, और ये हमारे पास एयर के अंदर बांधी हुई है, और ये जब चलता है तो ये अपने हाथों में, ये जो टाइट रोप वाकर होता है, ये अपने हाथों में एक डंडा सा, एक हमारे पास रॉड रखता है, लोहे का कोई भी किसी चीज़ का एक रॉड रखता है। अब स्टूडेंट वजह ये होती है कि ये अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो टाइट रोप वाकर होता है सर्कस में, जब वो एक रस्सी के ऊपर, तनहा रस्सी के ऊपर एयर में जो लटकाई होती है उसके ऊपर चलता है, वो गिरता नहीं है। वो अपने हाथ में रॉड को किस लिए रखता है, रीज़न रॉड की रखने की ये है कि सपोज कि हमने कहा कि अगर एफ ही लीन्स टूवर्ड्स द राइट, यानी टूवर्ड्स द राइट, वो नीचे की तरफ, यानी राइट साइड पे नीचे की तरफ अगर वो झुक जाए, वो नीचे की तरफ इस साइड से झुके, तो यहाँ पे देखें फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। यहाँ पे ये इस रॉड के मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये R1 आ जाएगा। तो वो जब राइट साइड पे नीचे की तरफ झुक जाएगा तो यहाँ पे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और यह मोमेंट ऑफ आर्म भी है, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। टा1 किस साइड पे, क्लॉकवाइज टार्क, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वो अपने हाथों से फिर दूसरे, ये राइट साइड पे झुक रहा था तो वो लेफ्ट जो है वो अपने लेफ्ट बाजू की मदद से, हाथ की मदद से रॉड पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ से भी मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस आर है, और ये फोर्स की डायरेक्शन भी, ये फोर्स भी है, मोमेंट ऑफ आर्म यहाँ भी बनेगा। जब वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेगा तो यहाँ पे भी रॉड के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। डेड टार्क इज इक्वल टू टार2, ये टार्क जो है ये केस है, क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस होगा जो उसके हाथ, लेफ्ट हाथ से फोर्स लगने की वजह से रॉड के अंदर फोर्स प्रोड्यूस हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे भी आर की वैल्यू आ जाएगी, डेट इज R2, और फोर्स भी है जो नीचे की तरफ, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज टार्क प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब जब क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ना ही वो जो हमारे पास टाइट रोप वाकर है वो ना ही लेफ्ट साइड से नीचे की तरफ गिरेगा, ना ही राइट साइड की तरफ, क्योंकि दोनों टार्क जो है बराबर हैं, तो वो बैलेंस कंडीशन हासिल कर लेगा, स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा, जिसकी वजह से वो इजीली इस रोप के ऊपर जो एयर के अंदर लटकी होती है इसके ऊपर वो आसानी से सर्कस में मूव करते लेते हैं। ये अक्सर हमारे पास सर्कस वगैरह में जो मैन होते हैं वो रोप के ऊपर मूव करते हैं, जिसको टाइट रोप वाकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 9 में कहता है, ऐड जो है वो हमारे सिलेबस से, स्मार्ट सिलेबस में टॉपिक मौजूद नहीं है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि वाई इज इट मोर डिफिकल्ट टू लीन बैकवर्ड, एक्सप्लेन। कहते हैं कि ये हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल क्यों है कि बैकवर्ड हम लीन, पीछे की तरफ झुक नहीं सकते। लीन का, वाई इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू लीन, लीन का मतलब झुक जाना, मुड़ जाना, बैकवर्ड पीछे की तरफ, आगे की तरफ तो स्टूडेंट हम अपनी बॉडी को ईजिली मूव करवा सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड लीन हम नहीं कर सकते। बैकवर्ड डायरेक्शन पीछे की तरफ हम उल्टे यानी बैक साइड पे लीन नहीं हो सकते। इसको एक्सप्लेन करें, इसकी रीज़न क्या है। तो स्टूडेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 9 के इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू लीन बैकवर्ड। कहते हैं कि हम, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू लीन बैकवर्ड, पीछे की तरफ हम झुक जाना जो है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज क्योंकि इन सच ए केस, इस केस में हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिस्टर्ब, जिस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पे होल बॉडी का मैस जो है वो एक्ट कर रहा होता है, यानी बॉडी का टोटल बॉडी के अंदर जो मैसेज होते हैं वो मिलके उनके तमाम का जो वजन वेट होता है वो एक सेंटर पॉइंट से एक्ट करे। यानी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ, जिससे बॉडी के तमाम साइड पे मैस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है।
इस तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो जब हम बैक साइड पे हम लीन करते हैं, झुक जाते हैं, तो हमारे बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी इंक्रीज, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी बॉडी लूज कर जाती है, अनस्टेबिलिटी आ जाती है, ज़्यादा हो जाती है, एंड एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से इट बिकम डिफिकल्ट फॉर बॉडी, जिसकी वजह से ये हमारे पास बॉडी के लिए मुश्किल हो जाता है टू रिमेन इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, कि वो मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं रह सकती। तो यानी ये बैक साइड पे हम लीन नहीं कर सकते, जिसकी वजह से, क्यों कि बॉडी का जब हम बैक की साइड पे हम लीन करने की, बैक वक्त झुकने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी का स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 10 को सॉल्व करेंगे और 11 को स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं कैन ए सिंगल फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी चेंज बोथ इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, एक्सप्लेन। कहते हैं कि एक सिंगल फोर्स जो है बॉडी की ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन को चेंज कर सकती है, यानी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कैन ए सिंगल फोर्स अप्लाई टू बॉडी चेंज बोथ इट्स ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, क्या एक ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को सिंगल फोर्स चेंज कर सकती है बॉडी के ऊपर जब लगे, एक्सप्लेन। इस केस को एक्सप्लेन करना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारे पास स्टूडेंट के येस ए सिंगल फोर्स अप्लाइड टू ए बॉडी कैन चेंज बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। यस, हमने कहा कि एक सिंगल फोर्स, जब किसी भी बॉडी के ऊपर एक सिंगल फोर्स लगती है तो वो उसकी ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दोनों मोशनों को चेंज कर सकती है। यानी एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करे, सिंगल फोर्स मीन के वन फोर्स, एक फोर्स एक्ट करे, वो बॉडी की ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन दोनों को चेंज कर सकती है। हमने कहा कैसे कि एफ फोर्स अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास द बॉडी, सेंटर ऑफ मास, बॉडी अगर बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अगर कोई फोर्स लगे तो बॉडी विल परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। उस केस में बॉडी कौन सी मोशन परफॉर्म करेगी, बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन मोशन आ जाएगी, यानी बॉडी के सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि बॉडी का वो पॉइंट जहाँ पे होल बॉडी का पूरा मास आके एक्ट करे, बॉडी का टोटल मास उस पॉइंट से तमाम साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी टोटल मास बॉडी का उस पॉइंट पे एक्ट करे, वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। अब सेंटर ऑफ मास पे जब फोर्स लगती है तो बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन मोशन आती है, एंड एफ फोर्स अप्लाइड अदर देन सेंटर, अगर फोर्स सेंटर ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी से अलग कहीं और पॉइंट पे, किसी और पॉइंट पे अप्लाइड हो जाए तो बॉडी विल रोटेट, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी के अंदर ट्रांसलेशन मोशन आएगी, और अगर बॉडी सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी से अलग किसी पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की रोटेट करेगी, ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी, रोटेशनल मोशन करेगी। तो ये दोनों केसेस हमारे पास पॉसिबल है इन जब एक सिंगल फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करे। तो थैंक्स स्टूडेंट। नेक्स्ट आज आपने होमवर्क ये है कि आपने ये जो क्वेश्चन पढ़े हैं इनके हर क्वेश्चन के मेन पॉइंट को आपने राइट करना है, और उसके साथ आपने इन क्वेश्चन को ज़बानी याद भी करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। थैंक्स।